हेलो दोस्तों, एम फॉर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम डेली सेशन लाते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर क्लासेस में, तो आज हम डेली करेंट अफेयर के जो भी तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो आज डेट हो गया 29/6/2026, 29 जून 2026। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि G20 की अध्यक्षता 2026 के लिए किसने संभाली है? तो कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी 2026 के लिए G20 की अध्यक्षता किसने की कि कौन करेगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे G20 जो पिछले 2-3 साल का वो देख लेते हैं कि कौन सा कंट्री होस्ट किया था। तो भारत जो है 2023 का होस्ट किया था, और ब्राज़ील जो है 2024 का होस्ट किया था, और साउथ अफ्रीका 2025 का। और अब कौन करेगा 2026 वाला? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA करेगा। तो इसका सही जवाब क्या है? USA। और ये कब से कब करेगा, इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। तो ये जो है 14 से 15 दिसंबर 2026 को करेगा। और कहाँ करेगा? तो ये फ्लोरिडा शहर में करेगा। फ्लोरिडा के मियामी शहर में आयोजित होगा। और कहाँ पे होगा? कुछ सेंटर का नाम होगा। तो सेंटर का नाम है ट्रंप नेशनल डोरल मियामी रिजॉर्ट। यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि G20 का जो है 2026 के लिए कौन सा देश अध्यक्षता संभाला है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस चीज़ से जुड़ा एक फ्रेमवर्क पेश किया है? वो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अभी फ्रेमवर्क पेश किया है अपने संस्था के अंदर। वो किसके लिए पेश किया गया? तो ये जो है जलवायु जोखिम स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जलवायु जोखिम स्ट्रेस टेस्टिंग। चलिए दोस्तों, तो आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो RBI ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम का आकलन करने के लिए बैंकों के लिए जलवायु जोखिम स्ट्रेस टेस्टिंग दिशा निर्देश पेश करके वित्तीय स्थिरता के उपायों को बेहतर बनाया है। तो RBI ने किसके लिए किया है? तो जलवायु जोखिम स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर यानी SMNR प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है अपना बिहार। बिहार में अब देखा जाए तो कौन सा करेगा, इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिटेल्स तो ये जो है बिहार के नवादा जिले के रजौली प्रखंड में एक स्थापित बांध है। कौन सा बांध है? वो फुलवरिया बांध है। यहाँ से अपना पानी लेकर एक परमाणु नवाचार जो है परमाणु रिएक्टर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करेगा और यहाँ से बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय शहर ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026 की मेज़बानी की है? तो वो कौन सा शहर है? वो है नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब इसका और डिटेल्स देख लेते हैं। तो ग्लोबल AI समिट 2026 की मेज़बानी नई दिल्ली में की गई है। और ये किस पे आधारित था? तो AI गवर्नेंस, नैतिकता, समावेशी प्रौद्योगिकी विकास पर एक केंद्रित था। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया? नई दिल्ली, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव का खर्च कम करना, मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना, चुनावों को एक साथ कराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों,
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसके लिए एक कमेटी बना था, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ये जो है ये जो कमेटी कब बना था? 2 सितंबर 2023 को 2 सितंबर 2023 को बना था। ये अपना अभी हमारे प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट सौंप दिए हैं। अब देखते हैं कि कब ये लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर ये कानून बनता है। और ये एक वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्य विधानसभा की सभी चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया है, इसलिए बोला जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2026 में दुनिया के पहले दोबारा इस्तेमाल होने वाले हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कौन सा देश है? वो देश है चाइना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चीन ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन का परीक्षण किया है, जो अगली पीढ़ी की एरोस्पेस तकनीक में एक बड़ी प्रगति है। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर है दोस्तों? तो जो है हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन का दोबारा यूज करेगा, वो कौन सा देश है? वो चाइना ने किया ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन वैली पहल शुरू की है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है गुजरात। चलिए दोस्तों इसका डिटेल्स देखते हैं। गुजरात ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन वैली का पहल शुरू की है। भारत सरकार ने देश को स्वच्छ ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक मिशन को लॉन्च किए हैं भारत सरकार। वो है क्या? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये मिशन का नाम याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिली। इस नीति के मुख्य बिंदु वर्ष 2030 तक, कब? वर्ष 2030 तक देश में प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन, कितना? 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को विकास करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन वैली पहल शुरू किसने किया है? गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 किसके द्वारा जारी किया गया? तो कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? तो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया क्या? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026। अब इसका आगे देखते हैं डिटेल से दोस्तों। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करते हुए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स प्रकाशित करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब द्वारा किया गया है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह हर साल अपनी वार्षिक बैठक आयोजित करता है और ये रिपोर्ट भी जारी करता है स्विट्जरलैंड में, है ना। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। ये WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये है ना इंडेक्स देता है। कौन सा देता है? एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देता है, एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि अभी मैंने बताया क्वेश्चन में। तो इसमें जो अपना लैंगिंग जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसमें भारत का जो रैंक है वो 131 है। भारत का रैंक कितना है?
2025 में तो 131 है। उसी प्रकार से ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 71, यानी 71 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे कम उम्र का ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता व्यक्तिगत स्पर्धा में बना? कौन बने हैं वो? तो वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, जो जानते होंगे आप, भाला फेंक है ओलंपिक विजेता, इसकी डिटेल्स जानते हैं। नीरज चोपड़ा ने सबसे कम उम्र भारतीय व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह मात्र 23 वर्ष 7 महीना और 14 दिन में यह उपलब्धि हासिल की है। और ये कब हासिल हुआ है? 2021 में टोक्यो 2020 ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं भाला फेंक में। किसमें? भाला फेंक में। भाला फेंक में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के मिशन जो है गगनयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? गगनयान 2 एक भारत जो है गगनयान 2 मिशन लॉन्च कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? कि इसका उद्देश्य है मानव अंतरिक्ष उड़ान का सत्यापन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, नहीं सॉरी, इसका डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। इसका डिटेल्स, गगनयान 2 भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए जीवन रक्षक प्रणाली और क्रू मॉड्यूल्स के प्रदर्शन के परीक्षण पर केंद्रित है। गगनयान 1, इससे पहले देखिए गगनयान 1 हो रखा है, तो जो गगनयान 1 है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यह गगनयान मिशन जो है यह पहला मानव रहित मिशन है। यह जो है मानव रहित है, इसमें मानव नहीं जाएंगे, जिसे इसरो द्वारा 2026 के मध्य, मतलब 2026 के मध्य में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। गगनयान जो है 1 जो 2026 के मध्य में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कौन? इसरो। और इसमें जो है इसमें मानव जैसी दिखने वाली रोबोट व्योममित्र, इसको याद रखेंगे दोस्तों, व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब ये तो हो गया गगनयान 1 मिशन का डिटेल्स। अब गगनयान 2 क्या कहता है? गगनयान 2 मिशन है, यह दूसरा मानव रहित मिशन परीक्षण मिशन होगा, जिसमें गगनयान 1 की सफलता और उसके डेटा का विश्लेषण करने के बाद 2026 के अंत तक इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि गगनयान 1 अगर सफल होता है तो इसके डेटा को संश्लेषित करके गगनयान 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसकी और थोड़े डिटेल्स में बात कर ले। यह मिशन सभी स्वचालित प्रणालियों और तकनीकों को पूरी तरह प्रमाणित करेगा। मुख्य मानवयुक्त मिशन यानी क्रूड मिशन है ये। जो कौन सा है? जो गगनयान है। गगनयान अगर 1 और 2 दोनों परीक्षणों 1 और 2 पूरी तरह से सफल होने के बाद 2027 में पहली तिमाही में भारत के जाबाज अंतरिक्ष यात्री, मतलब जो 2027 में जो लॉन्च होगा गगनयान का गगननॉट्स, उसे पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसमें मानवयुक्त होगा। कौन होगा? मानवयुक्त होगा। पहला गगनयान जो मिशन है जिसको G1 बोलते हैं, गगनयान पहला में रॉबर्ट जाएगा जिसका नाम है व्योममित्र, और दूसरा जो है इसी के तर्ज पे दूसरा मिशन जो है इसी के गगनयान 1 के तर्ज पे दूसरा मिशन अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान 1 के जो डिटेल्स मिलेंगे, जानकारी मिलेगा, उसके अनुसार से दूसरा भेजा जाएगा। और जब दोनों सफल हो जाएंगे दोस्तों, तब ये 2027 में मानवयुक्त एक गगनयान मिशन करेंगे। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो ये गंभीर श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन बी सही है। चलिए इसका डिटेल्स जानते हैं दोस्तों। प्रगति के बावजूद भारत अभी भी भूख की गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। मतलब भारत अभी कौन सी श्रेणी में है? तो गंभीर श्रेणी में। कह रहा है कि इस रिपोर्ट में कुल 123 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 102वां
स्थान है। मतलब 123 कंट्री में 102 स्थान किसका है? भारत का है, भूख में, हंगर इंडेक्स में, भूख में। कह रहा है कि यह सालाना रिपोर्ट जर्मन की गैर सरकारी संस्था हेल्थ, ये कौन सी संस्था है? बेल्ट हंगर हेल्प जो है एक संस्था है, जर्मनी की गैर सरकारी संस्था है, और आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। कौन सा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 102वां है टोटल 123 कंट्री में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक संगठन ने 2026 को सतत शहरों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये कौन सी संस्था ने घोषित किया दोस्तों? अभी हम इसके बारे में देखिए, इसमें जो आंसर है वो मैं बताता हूँ। अभी इसका जो आंसर है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने ये घोषणा किया है। कौन सा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल सिटीज। चलिए इसका डिटेल्स के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने शहरी स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2026 को सतत शहरों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसके लिए? सतत शहरों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? तो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 44, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लंघन किया गया, मतलब उल्लेख किया गया, सॉरी उल्लंघन नहीं, उल्लेख किया गया UCC। अब इसका डिटेल्स में चर्चा करते हैं थोड़ा दोस्तों। तो कह रहे भारत में समान नागरिक संहिता वर्तमान में 4 राज्यों में, कितने? 4 राज्यों में है, लागू है, और इसे पारित करने वाला सबसे लेटेस्ट राज्य असम है। मतलब 4 राज्य तो है, 4 राज्य में भारत में लागू, लेकिन अभी सबसे जो नवीनतम राज्य किसने लागू किया है? तो वो है असम। पहला जो कि गोवा है, ये पुर्तगालियों के शासन के समय से ही गोवा जो है सिविल कोड यानी UCC लागू कर रखा है। फिर दूसरा जो है अभी फरवरी 2024 में उत्तराखंड ने लागू किया था दूसरा। तीसरा जो है गुजरात ने भी मार्च 2026 में इसने लागू किया, गुजरात ने। और चौथा अभी जो बताया मैंने सबसे लेटेस्ट, वो असम मई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दिया है। तो इस प्रकार से जो लेटेस्ट स्टेट है वो कौन सा है? असम दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। अब आगे देखते हैं। करें महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत किस घटना से हुई? तो कब हुआ था ये? शुरुआत कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 से शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए इसका डिटेल्स थोड़ा पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं। तो इसका डिटेल्स है 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा। इसको सविज्ञा जो ये आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको दांडी यात्रा भी कहते हैं दोस्तों। इसमें गांधी जी अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ यानी 78 मेंबर के साथ 240 मील की पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक एकाधिकार कानून तोड़ा। और इसी का आंदोलन का नाम भी दूसरा है दांडी मार्च या दांडी यात्रा, और इसी को दूसरा बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। करें अल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर आमतौर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो एक घटना अभी हाल ही खबरों में देखा गया है। ये घटना क्या है? तो
इसमें तो ऑप्शन सब पढ़ के देखते हैं दोस्तों क्या है इसका जवाब। इसके कारण भारत में समान से कम वर्षा, सूखे की स्थिति होने की संभावना बढ़ जाती। ठीक है, अगला देखते हैं ऑप्शन दोस्तों। इसके कारण भारत में समान से अधिक वर्षा, बाढ़ की स्थिति होने की संभावना बढ़ जाती। ठीक है, इसके कारण भारत में सामान्य से वर्षा होने की संभावना रहती है, समान रूप से वर्षा होने की संभावना रहती है। इसके कारण भारत में समान से अधिक गर्मी होने की संभावना रहती है। तो इसका जो अल नीनो का प्रभाव जो होता है ना दोस्तों, बारिश कम होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। इसके कारण भारत में सामान्य से कम वर्षा यानी सूखे की स्थिति होने की संभावना बढ़ जाती है। ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। पहले इसी का नाम था योजना आयोग इसी का नाम था। अब उसको केंद्र सरकार ने नाम चेंज करके एक नया आयोग बनाया, नीति आयोग, जिसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कह रहे कि जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो जो वर्तमान में जो भारत देश का प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। तो अभी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये आपका नीति आयोग का अध्यक्ष हो गए। और ये वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं यानी उपाध्यक्ष? तो उपाध्यक्ष के ये सब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों आजकल के एग्जाम में, तो इसका बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी अशोक कुमार लाहिड़ी ये हैं आपका उपाध्यक्ष। और जो इनका सीईओ है, नीति आयोग का सीईओ कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में, तो निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा बताए गए सारे क्वेश्चन आपको अच्छा लगे या फिर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। थैंक यू।